हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक ढलान है, ढलान, और ढलान को इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं जो तल से किसी थीटा कोण में उठा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। कुछ इस तरह से है, देखिए ये तल है, ग्राउंड है, ठीक है, इससे कुछ कोण ऊपर ऐसे उठा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। अब आप प्रोजेक्टाइल जो भी चीजें आप पढ़ रखे हैं ना, प्रक्षेपण वगैरह पढ़ रखे हैं, सारे चीजें अब हम इस प्रकार के जो यहाँ पर ढलान में उठा हुआ है उस पे पढ़ने वाले हैं ना, इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कोण है, इस कोण को मैं ले लेता हूँ अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा ले लेता हूँ, तो अल्फा कोण उठा हुआ है, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन समझ में आ गया, ढलान है एक तरह का। अब आप जो फेंक रहे हैं ना, प्रक्षेपण कर रहे हैं, तो प्रक्षेप इस प्रकार से है u, और ये यहां से थीटा कोण में है, यहां से थीटा में है, ठीक है। तो अब जब आप देखेंगे, इसके गति को देखेंगे, इसकी मोशन को देखेंगे, तो ये किस प्रकार जाएगा? ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अब इसको पढ़ें कैसे? तो पढ़ने के लिए क्या करेंगे, जो अक्ष है वो इस प्रकार से निर्धारित करेंगे। इधर आप ले लोगे, इस दिशा में क्या ले लेंगे? इस दिशा में x ले लेंगे, प्लस इधर है, और इसके लंबवत ऊपर क्या ले लेंगे? y, प्लस y है ऊपर, ठीक है, इस प्रकार है। अब सोचिए, अक्ष x अक्ष और y अक्ष आपको मिल गया, ठीक है ना। अब जो भी चीजें आपने वहां पढ़ रखी हैं उसको आपने बस x और y को आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो क्या क्या बदलाव होगा वो देखते हैं। तो चलो, वेग का तो आपने दो घटक इस प्रकार से तोड़ दिया, इधर एक घटक आ गया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u cos थीटा आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और एक इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? u sin थीटा। चलो ठीक है, ये तो वैसा ही हो गया जैसा हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अब एक्स्ट्रा चीज आपको दिखाई देगा, और वो क्या है? देखिए ध्यान से, g हमेशा लंबवत होता है, इस प्रकार होता है g, ठीक है। लेकिन आपका जो अक्ष है उधर ये g नहीं आ रहा है, ना ही उसके लंबवत आ रहा है, तो इसके घटक लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो जो भी आपको मैंने सदिश में सिखाया है वो सब यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो वेक्टर के चैप्टर में हमने क्या सीखा था? इसके घटक लेना। तो इसके घटक कैसे लेंगे? देखिए ध्यान से, ये अगर अल्फा है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये 90, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कोण क्या हो गया? अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो इधर क्या लोगे घटक? इधर घटक आ जाएगा g cos अल्फा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? इधर आ जाएगा g sin अल्फा, ठीक है। तो g के दो घटक हो गए, एक अक्ष x एक्सिस के विपरीत दिशा में देख लो तो माइनस होगा, y आपने प्लस ऊपर लिया, ये नीचे है तो ये भी माइनस होगा। तो अब क्या करना होता है? अब x और y में आपको सीधा सीधा जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनको लिखना शुरू करो। तो x और y एक्सिस, ये अक्ष है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग x दिशा में क्या है? u cos थीटा है। प्रारंभिक वेग y दिशा में क्या है? u sin थीटा है, ठीक है। अब त्वरण क्या लोगे? x अक्ष की ओर त्वरण, ये x है प्लस x, तो ये नीचे है देखो, तो इसको क्या लेंगे? माइनस g sin अल्फा, ठीक है। अब y की ओर क्या होगा? y प्लस ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको लिखेंगे g cos अल्फा। अब देखिए
पहले वाला जो आपने सीख रखा है, पहले जो भी हमने प्रक्षेपण में सीखा, प्रक्षेप गति में जो भी सीखा, उसमें याद करो x दिशा की ओर त्वरण 0 होता था। यहाँ x दिशा की ओर एक त्वरण आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब आप इसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं मान सकते, एक समान गति नहीं मान सकते कि आप सीधा सीधा वेग को समय से गुना करोगे तो दूरी आ जाएगी, वो अब नहीं कर सकते। अब आपको ut करके नहीं आंसर मिलेगा, अब ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो दोनों में लगेगा सेम प्रकार के समीकरण लगेंगे, गति के जो समीकरण आते हैं, तीनों गति का समीकरण यहाँ लगेगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज आपको समझ आ गया। तो अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अब हमें इक्वेशन लिखना होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको क्या बोलते हैं? उड्डयन काल, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या किया था वहां हमने? वहां क्या किया था याद करो कि जब ये यहां से चलकर यहां पहुंचता है उस समय कितना समय खर्च हुआ, कितना समय का अंतराल हुआ, उसी को तो बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, है ना। ये उड्डयन काल है। तो चलो निकाल लेते हैं। उड्डयन काल कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक y का मान 0 है, तो क्या लिखोगे? जब समय का मान t है तब y यानी कि विस्थापन y दिशा में क्या है? 0, है ना। जब यही करते आ रहे हैं अभी तक, जब समय उड्डयन काल है तब विस्थापन 0 है। बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या लिखोगे? sy बराबर uy t, ठीक है, प्लस हाफ ay t स्क्वायर, यही करना है। अब sy का मान क्या हो गया? 0। uy का मान क्या है? देखिए यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टी, और ay का मान क्या है? अच्छा, यहाँ माइनस होगा, देख लीजिए, माइनस होगा क्योंकि ऊपर मैंने प्लस लिया है, नीचे माइनस होगा। इसको माइनस लिखना था, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस, तो इसको लिख लें एक साथ, माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से टी कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, तो एक टी तो 0 हो जाएगा और एक टी क्या होगा? टी बराबर 2u साइन थीटा बराबर जी बटा जी कॉस अल्फा। अब देखिए पहले जो आपने याद कर रखा था और अभी जो है उसमें अंतर क्या आया? नीचे में बस जी कॉस अल्फा आ गया। पहले वाले में क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी था, यहाँ पे कॉस अल्फा भी आ गया। अब देखो इसी चीज को अगर मैं नीचे ले जाऊं ऐसे, तो नीचे अगर ले जाऊं तो वही ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा। तो ग्राउंड टू ग्राउंड होने में अल्फा का मान क्या बन जाएगा? 0। तो अगर अल्फा का मान 0 रख दो तो क्या वो पुराना रिजल्ट बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। इसका मतलब ये जो सूत्र आया ये बहुत ही, ये सही आंसर है और इसको हमेशा याद करोगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इसको? अगर भूल गए तो 2u साइन थीटा बाई जी, जी की जगह बस जी कॉस अल्फा आ जाएगा। और अल्फा का मान क्या है? वो जो ढलान है वो कितने कोण ऊपर उठा हुआ है, वही अल्फा है, ठीक है। उसके बाद मुझे निकालना है परास, ठीक है, नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब इसमें इस दिशा की ओर जो दूरी होगी वही रेंज होगी, ठीक है, r। तो परास क्या आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक के दूरी को मैंने r लिया है, ये आ रहा है, सही है। अब देखिए r कैसे लिखेंगे? r वो बताना आपको। तो परास देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए अभी तक क्या किया करते थे कि जब
समय का मान ओडियन काल था, उस समय x दिशा में जो विस्थापन है वो क्या आ जाता था, r आ जाता था। और उस x दिशा में कोई त्वरण नहीं होता था, तो केवल वेग को समय से गुना कर देते थे तो विस्थापन या x दिशा की ओर जो विस्थापन है वो निकल आता था, जिसको अपन क्या कहते थे, परास। अब यहां आप केवल Sx इक्वल्स टू ux इंटू टी नहीं कर सकते, केवल इतना से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब त्वरण जीरो नहीं है, तो आपको पूरी समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो s बराबर यू टी माइनस हाफ x दिशा की ओर क्या है, g साइन अल्फा, ये आ गया, इंटू टी स्क्वायर। ये करना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ? अब यहां बहुत ही केयरफुली आपको समीकरण सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। एस एक्स को क्या ले लिया मैंने, आर, ठीक है। यू एक्स क्या है, देखिए साथ साथ कीजिए, बिल्कुल साथ साथ करना होगा आपको। यू कॉस थीटा, ठीक है, और टी का मान यहां से रखना है। तो टी का मान यहां से रखेंगे तो क्या आ गया, 2u साइन थीटा बटे जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये यू टी का मान आ गया। अब टी स्क्वायर भी करना है, यहाँ पर इसका वर्ग लेना है, तो हाफ जी साइन अल्फा, और इसका स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, u हो गया u स्क्वायर, साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आया समझ? अब देखो, इसमें से u और u स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है, ठीक है। एक g और g को काट लेते हैं, ये g और ये g को काट लिया, ठीक है, चलो ये भी सही है। इस 2 और इस 4 को काट के 2 बना लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए यहां क्या है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा है। तो मैं ना कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। क्या क्या कॉमन लेता हूं, ये देखो u और u स्क्वायर हो गया, तो चलो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गए, फिर u स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, वो भी बाहर आ गए, ठीक है। अब मैं यहां से साइन थीटा एक बाहर निकाल लेता हूं, साइन थीटा भी बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो इससे एक साइन थीटा बाहर आया, 2u स्क्वायर बाहर आ गया। अब सुनिए ध्यान से, मैं डिनोमिनेटर में g कॉमन ले रहा हूं, ये g है, ये भी g है, कॉमन आ गया, लेकिन मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां तो कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, मजे से बाहर आ गया, लेकिन यहां पे कॉस अल्फा है और आपने कॉस स्क्वायर को बाहर निकाला, इसका मतलब एक कॉस अल्फा को गुना करना पड़ेगा ऊपर। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। अच्छा, अब देखिए, मैं यहां पर इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक बाहर निकल गया, तो साइन थीटा ये हो गया। अब देखिए अंदर क्या रहा, अंदर क्या रहा वो देखना, आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल बढ़िया से। 2u स्क्वायर बाहर, साइन थीटा भी बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा। फिर आपने कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला, तो एक कॉस अल्फा गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या रहा अंदर, कॉस थीटा गुना कॉस अल्फा। आया समझ? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको अंदर ले जाओ, क्या यही बन रहा है, समझ में आ जाएगा आपको। तो जब इसको अंदर ले जाओगे तो कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा कट के जी कॉस अल्फा बन जाएगा। देखो आ गया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अब इधर से आपने क्या कॉमन लिया, जरा ध्यान से देखना। इधर से मैंने 2 बाहर निकाला, u स्क्वायर बाहर निकाला, एक साइन थीटा को बाहर निकाला, फिर g नीचे भी बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर भी बाहर निकाला, तो नीचे तो कुछ नहीं आएगा, ये समझ में आ गया मुझे।
और ऊपर में मैंने एक साइन बाहर निकाल लिया तो एक साइन रह जाएगा, तो क्या आ गया ये साइन थीटा इंटू कॉस साइन अल्फा। मैंने थीटा पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। क्या ये कॉस थीटा प्लस अल्फा लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, कॉस, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, तो इसको लिख सकते हैं ना कॉस ए प्लस बी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो फाइनल क्या हुआ देखिए जरा, फाइनल देखिए, तो आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो इसको लिखोगे कॉस थीटा प्लस अल्फा बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है याद रखना, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। देखिए कैसे याद करेंगे। इसके पहले जो आपने सीख रखा था उसमें रेंज क्या आता था, याद आ रहा है? रेंज आता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आता था। अब ये खोलोगे तो क्या होगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब देखो पूरे टाइम g को किस में रिप्लेस किया गया है, g कॉस अल्फा में। इधर g कॉस अल्फा है ना, तो देखो डिनोमिनेटर में g कॉस अल्फा आ गया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉस अल्फा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लाना है, और सुनिए साइन थीटा के साथ कॉस थीटा ना होके क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा कर दो, क्यों, क्योंकि वो ऊपर उठा हुआ है। अब चेक करते हैं कि यदि ये ढलान बिल्कुल इसके साथ समांतर हो जाए, बिल्कुल ये नीचे आ जाए, तो ये वही हो जाएगा जो हमने पहले सीख रखा है। क्या आंसर वही आता है? चेक करते हैं। तो जब अल्फा का मान 0 कर दो, 0 कर दो, तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 0, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी आ जाएगा। अभी मैंने वही लिखा था, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि नीचे में कॉस स्क्वायर अल्फा होगा और ऊपर में थीटा के साथ अल्फा जोड़ देना है। और अल्फा क्या है, अल्फा वो कोण है जो ढलान ऊपर उठा हुआ है ना, इंक्लाइन प्लेन जो क्षैतिज दिशा से ऊपर उठा हुआ है, दैट वो है अल्फा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये रेंज आ गया। अब आपको ये पता करना है, जैसे उसमें हमने क्या पता किया था कि 45 डिग्री के कोण में अगर फेंकेंगे तो परास जो है वो अधिकतम आएगी, अधिकतम। तो अब इसमें पता करना है कि आर मैक्स की क्या समीकरण होगी, उसकी क्या कंडीशन है ना, उसकी शर्त क्या है कि आर मैक्स आएगा और वो कितना होगा, ये भी पता करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो उसके लिए मैंने क्या विधि बताया था आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फॉर आर मैक्स, आर मैक्स क्या करेंगे, डी आर किसके सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आपका क्या बदल रहा है, क्या अल्फा बदल सकता है? नहीं। एक बार आपने इंक्लाइन प्लेन फिक्स कर दिया तो कोण फिक्स हो गया, तो अल्फा फिक्स है। क्या थीटा बदलेगा? हाँ। अब थीटा किस तरह से रखें कि वो आर मैक्स आए, दूरी अधिकतम आ जाए, तो थीटा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वाली बात हो गई, अधिकतम मान निकालने वाला, तो उसको क्या कर देना, डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है। और 0 करके जो थीटा का मान आएगा उसी पर मैक्सिमम रेंज मिलेगी, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के सापेक्ष। तो क्या यहाँ थीटा है? नहीं है। क्या यहाँ थीटा है? हाँ। क्या यहाँ थीटा है? हाँ। तो केवल ऊपर में ही डिफरेंशिएशन होगा। और कौन सा नियम लगाओगे? तो u इंटू वी वाला, मतलब गुणनफल वाला नियम लगाएंगे, है ना, गुणा वाला लगाओगे।
तो चलो शुरू करते हैं इसको, आप ट्राई भी कीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ क्या किया मैंने, कि एक तल है जो अल्फा कोण ऊपर उठा हुआ है, तो वो ढलान बन गया। अब इस ढलान में जब आप u वेग से फेंकते हैं तो इस प्रकार वो अपनी गति दिखाता है। तो मैंने क्या किया, x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष में बांट दिया इसको, ठीक है। उसके बाद g के दो घटक ले लिए, एक इसके लंबवत और इसके क्षैतिज हॉरिजॉन्टल इस दिशा में। तो मुझे क्या दिख रहा है, प्लस x जिधर मैंने लिया उसके विपरीत दिशा में त्वरण है, तो ये माइनस हो गया। y जिधर प्लस लिया उसके विपरीत दिशा में त्वरण है, g cos अल्फा, ये माइनस हो गया। और इसके वेग के दो घटक मैंने तोड़ दिए। उसके बाद मैंने सारा वही नियम वही चीज किया है जो मैंने पहले सिखाया आपको, ठीक है। सिर्फ इसकी समीकरण बदल रही है। अगर आपको सूत्र नहीं याद हो रहा है तो आप इसको, ये जो विधि है वही याद कर लीजिए कि कैसे करते हैं इस प्रकार के सवाल। यदि याद करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, और याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने 2u sin थीटा बाई g तो याद कर रखा है। तो बस ये देखो g की जगह बस g cos अल्फा आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया उड्डयन काल। अब परास के लिए मैंने क्या किया, उसी उड्डयन काल के समय में जो x अक्ष की ओर विस्थापन होगी वही क्या कहलाएगा, परास। तो अब x दिशा में भी त्वरण है, तो इसीलिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर का नियम मैंने लगा दिया। और a का मान क्या है, माइनस g साइन अल्फा, बस। और t का मान इसको रखकर यहाँ पे कुछ गणित के नियम भी लगा दिए, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति में सीखते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, ये होता है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, इस प्रकार से इसको कॉमन लिया कि यहाँ पे ऐसे बन जाए। क्यों ऐसा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको त्रिकोणमिति के किसी सूत्र से इसको छोटा करना था, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया सूत्र, इसको ये बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन इस प्रकार के सूत्र आप पहले भी निकाल चुके हैं, यहाँ मैंने सिखाया आपको कैसे आया वो, ठीक है। अब अगला काम क्या है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है थीटा के सापेक्ष, और ये पता करना है कि किस कोण में फेंके तो परास अधिकतम दूर तक जाए, यही आपको निकालना है आगे। तो चलो शुरू करते हैं एक साथ। तो आओ बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है। चलो देखो वहाँ पे फलन है, तो डी आर बटा डी थीटा, ये करना है आपको, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो पहले ये देखो 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सारे टर्म क्या हैं, ये तो कांस्टेंट ही है, इनको एक साथ ही ले लेते हैं बाहर। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो, 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको मैंने ऐसे बाहर ले रखा है। अब इसमें u और v का नियम लगा रहे हो, ठीक है। तो पहले एक का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, बाकी अंदर वैसा का वैसा रह गया अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा एक ही बात है। उसके बाद ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो वैसे ही रहेगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहा, ठीक है, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, कोई भी एक चीज लिख लो, अल्फा प्लस थीटा। लेकिन साइन थीटा, हाँ थीटा प्लस अल्फा, और अंदर जाओगे तो फिर ये डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सही है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इस चीज को देखो, ये माइनस यहाँ है, तो फिर से देखो ये वही नियम लगेगा क्या, यहाँ पे ये नियम लगेगा क्या, सूत्र लगेगा ना वो त्रिकोणमिति वाला। देखिए ध्यान से, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सही है। तो कॉस ए और ये हो गया कॉस बी, ये हो गया माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस
ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या है थीटा प्लस बी, बी की जगह क्या है अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया, सही है। तो ये क्या बन गया 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा। तो इसको जीरो करना है, इसको क्या करना है जीरो, तो ये भी इधर जाके क्या बन जाएगा जीरो। तो इसका मतलब ये पूरा चीज क्या होना चाहिए, ये पूरा चीज होना चाहिए जीरो। तो कॉस थीटा थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे होगा, जब ये वाला जो कॉस के अंदर जो कोण है वो क्या बनना चाहिए 90 डिग्री। याद करो कॉस के अंदर कुछ भी चीज जीरो कब होगा, जब इसका कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 बोलो या π/2 बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर π/2, ठीक है। क्या निकालना था मुझे, थीटा का मान निकालना था, अल्फा को उधर भेज दीजिए। तो π/2 माइनस अल्फा, ठीक है ना, π/2 माइनस अल्फा को भाग किससे देना है, किससे देना है 2 से, तो इसको 2 से भाग कर दो, ये आ जाएगा थीटा। समझ में आया, अल्फा को उधर भेजा फिर 2 से भाग दे दिया। तो क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है π/2 माइनस अल्फा का आधा, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं क्या, आधा। इस कोण पे अगर आप फेंकेंगे तो रेंज क्या आएगी, अधिकतम आएगी, मैक्सिमम रेंज आएगी। अब इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये कौन सा कोण है जरा समझना इस बात को। फिर से उसको बना लेते हैं। ये कोण क्या है, ये कोण है अल्फा, ठीक है। अच्छा, और थीटा किस प्रकार लाना है, π/2 माइनस अल्फा। तो π/2 माइनस अल्फा कौन सा कोण होगा, ये पूरे को ले लो, ये पूरा क्या है, ये पूरा है π/2, ये पूरा क्या है π/2। इस π/2 में अल्फा हटा दो तो कौन सा कोण हो गया, ये वाला कोण, ये वाला कोण हो गया। तो इसको क्या बोलोगे π/2 माइनस अल्फा, ये हो गया ये कोण, ठीक है। उसका आधा करना है, उसका क्या करना है आधा। इसका मतलब इसके बाइसेक्टर वाला जो कोण है, मतलब बीचों बीच जो कटा हुआ जाएगा, इस कोण को क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। तो ये थीटा है। तो इसको याद कैसे रखोगे, जो भी ढलान वाला कोण है उसको ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर लंबवत से जो बचा हुआ कोण आया, उसके बीचों बीच में आपको फेंकना पड़ेगा प्रक्षेप को, ठीक है। तो प्रक्षेप इस प्रकार अगर फेंका जाए, इधर u दिया जाए, तब जाके आपका जो रेंज है ना परास, वो मैक्सिमम आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये है, आपको बहुत ही इसमें डिस्कशन गहरा हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर याद रख लें वो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, और वो है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई लेकिन कहाँ से लेंगे, तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ से लेने वाले हैं, ठीक है ना, इसके लंबवत ले लेंगे, इतना ही बस करने वाले हैं। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होगा, देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए वेग जो है वो x दिशा की ओर ही होगा, y दिशा की ओर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आओ निकालते हैं कि उस तल से, इंक्लाइन प्लेन से अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, ठीक है, वो निकालते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन पहले बना लेते हैं। ये है इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन से इस तरह से फेंका गया, ये u है, ठीक है। अब ये ऊंचाई जो है ना, ये है h max, ये h max, ठीक है। अब जब ये h max में होगा तो क्या होगा, इसका जो वेग है ना वो इसके समांतर हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा।
और ये केवल और केवल वी एक्स में आएगा। वी वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा 0। ठीक है, तो कैसे करें इसको सॉल्व, चलो करते हैं। यहाँ मैं क्या निकाल रहा हूँ, नंबर 3 एच मैक्स। कहाँ से, तो यहाँ से एच मैक्स है, ठीक है ना, इससे एच मैक्स है, ग्राउंड से नहीं है ये, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आपको y में ये काम करना होता है, y में याद करो, हर बार वही करते थे। तो यू वाई का मान क्या है, यू वाई का मान यहाँ पे अल्फा कोण है और यहाँ पे थीटा कोण है। तो यू वाई क्या है बताओ, यू साइन थीटा। ठीक है, ए वाई क्या है बताओ, जी के 2 घटक, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इसके 2 घटक ले लो, तो ये अल्फा है, तो जी कॉस अल्फा आ गया इधर, है ना। तो वैसे मैंने बता रखा है आपको, तो माइनस जी कॉस अल्फा। तो यू पता है, ए पता है, और फाइनल वेग क्या होना है, 0 होना है। कब, जब एस वाई का मान एच मैक्स होगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये करना है। तो ये 0 हो गया, यू वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 जी कॉस अल्फा इंटू एस वाई का मान एच मैक्स। तो ये चल गया इधर, और एच मैक्स निकालना है आपको। तो एच मैक्स क्या होगा, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हो गया, बटा 2g कॉस अल्फा, ये हो गया। ठीक है, तो ये यू स्क्वायर बाई 2g जैसा हो गया, है ना, इसको भी याद रखना आसान है, यू स्क्वायर बाई 2g जैसा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको अगला पार्ट बताता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस प्रकार इसको फेंकें कि जब ये यहां जाके गिरेगा तो वो तल, जो इंक्लाइन प्लेन है, जो उठा हुआ जो ढलान है, उस ढलान के लंबवत गिरे हो। ठीक है ना, ढलान के लंबवत गिरने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो टू हिट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, ये है आपका तल जो उठा हुआ है, और ये किस तरह से गिरना चाहिए, तो ऐसे गिरना चाहिए, ऐसे 90 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे गिरना चाहिए। तो इस प्रकार गिरने के लिए, एक्स अक्ष में वेग क्या है, 0 है, केवल और केवल वाई अक्ष में, केवल और केवल वाई अक्ष में। तो वी वाई होना चाहिए, और यहाँ पे वी एक्स का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 फाइनल। सही है, तो यही इस पे कंडीशन है ना, कि लंबवत गिरने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो वो शर्त निकालते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया जरा फिर से याद कर लीजिए। यहाँ अल्फा है, और यहाँ से जो आपने फेंका है, इसको जो आपने फेंका था वो कितने से फेंका था, यू से फेंका था, कितने कोण से, थीटा कोण से। ठीक है ना, तो ये इसी प्रकार जाएगा और लंबवत गिरने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, वी एक्स, तो शर्त क्या है, कंडीशन क्या आया, कंडीशन इज वी एक्स 0 होने का क्या शर्त है, मतलब अंतिम वेग 0 होना चाहिए, किस दिशा में, एक्स अक्ष की ओर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कब, जब समय का मान क्या होना चाहिए, उड्डयन काल, क्योंकि ये इसको वहां पहुंचाना है, और वहां पहुंचाने के लिए समय खर्च कितना होना चाहिए, जो पूरा उड्डयन काल है, मतलब जब तक वो चल रहा है तब तक का समय लेना है, और फाइनली इंक्लाइन प्लेन के
लंबवत गिरना है, परपेंडिकुलर गिरना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वो लगा देते हैं एक्स अक्ष की ओर, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लगाने वाले हैं। चलो याद करो फिर से, ए एक्स का मान क्या है, ए एक्स का मान इस दिशा में एक्स, ए एक्स आया था, इस दिशा में ए एक्स आया था, ठीक है। तो जी का इधर वाला घटक क्या होगा, जी का घटक इस दिशा में क्या होगा, जी कॉस अल्फा, कॉस इधर था, साइन, साइन इधर होगा, जी साइन अल्फा, याद आ रहा है, और एक इधर था, और ये ऐसे था, इसके दो घटक हो गए, ठीक है। चलो क्या निकालना है, ए एक्स, तो ए एक्स का मान क्या हो गया, जी साइन अल्फा, ये हो गया ए एक्स। आ रहा है समझ, तो g का एक घटक इधर है, g साइन अल्फा, ठीक है। वी एक्स 0 है, टी टी है, अब आपको निकालना है, तो वी एक्स का मान क्या है, 0, यू एक्स का मान क्या है, यू एक्स याद आ रहा है, इस दिशा में क्या लिया था आपने, तो लिया था u cos थीटा, तो यू एक्स का मान हो गया u cos थीटा। अच्छा, ए एक्स का मान क्या हो गया, माइनस, देख रहे हो इस दिशा में है तो ये माइनस होगा, क्योंकि आपने इस दिशा में प्लस माना है, याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, टी का मान याद है क्या, उदयन काल क्या आया था, तो वो आया था 2u साइन थीटा बटा जी कॉस अल्फा, याद आ रहा है। चलो तो अब कैसे करें, जी और जी कट गए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है, तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो इस पूरे को ले आइए इधर, इधर लाएंगे तो ये क्या बना, 2u टैन अल्फा, 2u टैन अल्फा इंटू साइन थीटा बराबर u कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, इसको इधर ले आया मैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, u और u कट गया, अब ये चल गया उधर, तो tan अल्फा का मान क्या हो गया, tan अल्फा का मान हो गया साइन बटा कॉस, कॉट हो गया, ये समझ में आ रहा है, और ये 2 जाके उधर भाग हो जाएगा, तो या थीटा के टर्म में निकालो या इसका जो भी एक आपको याद रखना है, या इसको ऐसे रहने दो, तो 2 tan अल्फा बराबर कॉट थीटा होना चाहिए। यदि ये शर्त है तो जाकर जो प्रक्षेप्य है, प्रोजेक्टाइल है, वो इस तल के लंबवत गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है ना। तो थीटा यदि आपने इस प्रकार मैनेज किया, थीटा का मान इस प्रकार रखा कि कॉट थीटा 2 tan अल्फा हो गया, तो हमेशा वो 90 डिग्री पे जाके ही गिरेगा वहां पे, ठीक है। समझ में आया ये बात, ये एक सवाल का ही हिस्सा है, मैं आपको थ्योरी से लिखा दे रहा हूँ एक एक चीज, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं करा के दिखाता हूँ आपको, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आ रहा है ना, जो शर्त आ रहा है, उसमें u का कोई लेना देना ही नहीं है, u देखो कट जा रहा है, दोनों साइड से u कट जा रहा है, इसका मतलब चाहे आप जिस भी वेग से फेंकिए, अगर आपने इस प्रकार फेंका कि कॉट थीटा का मान 2 tan अल्फा हो गया है, यदि ऐसा हो गया है तो हमेशा प्रक्षेप्य यहाँ पे लंबवत गिरेगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जो मैं अभी कह रहा था कि मान लीजिए अल्फा का मान 30 डिग्री है, ठीक है ना, अल्फा का मान क्या है, 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री है। तो आप बताइए एक प्रक्षेप्य को किस कोण में फेंका जाए, किस कोण में फेंका जाए कि जब वो यहाँ पर गिरेगा तो लंबवत गिरेगा, ठीक है, ऐसे गिरेगा। तो आपको लग रहा होगा ये ऐसे टेढ़ा कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा अगर यदि आप इस कोण पे फेंकेंगे ना, तो वैसे जाते जाते वो इस प्रकार ही गिरेगा, लंबवत गिरेगा, ठीक है। हो सकता है मेरे इस चित्र से ना दिख रहा हो,
बट वो होगा, यू पे तो निर्भर ही नहीं करता। तो आपको क्या करना है, सीधा इसको शुरू करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ये जो सूत्र है वो याद रखें तो कैसे शुरू करोगे, क्या सवाल है कि थीटा का मान क्या होगा ताकि ये जो प्रक्षेप्य है वह लंब ढलान के। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तल पर लंबवत गिरे, ठीक है ना, मतलब परपेंडिकुलरली यहाँ पे गिरना चाहिए। तो क्या शर्त है, तो थीटा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कॉट थीटा का मान क्या होना चाहिए, 2 tan अल्फा होना चाहिए। तो tan अल्फा कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे दिया गया है तो 30 लिख दिया आपने। तो 30 डिग्री का मान पता है आपको क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो cot थीटा ये आ गया है ना, cot थीटा ये आ गया। तो थीटा का मान क्या होगा, cot इनवर्स 2/√3, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है tan इनवर्स √3/2, ये भी लिख सकते हो। इसको उल्टा कर दिया मैंने। देख रहे हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ ये लगा दो काम हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे आया, मैंने सब कुछ करके दिखा दिया आपको कि x दिशा की ओर वेग 0 होना चाहिए। कब, जब समय उड्डयन काल है। अब देखो, अगर यदि आपको कुछ भी नहीं याद है तो कितना लेंदी हो जाएगा इस बात को समझना। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय निकालना होगा, जिसको उड्डयन काल बोलते हैं। तो उड्डयन काल निकालने के लिए मैंने t को सीधा ये ले लिया, ये कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको विस्थापन y दिशा में 0 करना होगा, और फिर पूरे उस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हल करना होगा उसको और फिर करना पड़ेगा, तब जाके t निकलेगा। फिर आपको ये करना होगा कि यहाँ पहुँचने पर x दिशा में वेग 0 होना चाहिए। तो x दिशा में वेग 0 करके फिर समय रख के जब सिद्ध करोगे तब जाके ये निकलेगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा। यदि आपको ये शर्त याद है तो सिंपल 2 लाइन में काम खत्म, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे सवाल के जो फॉर्मूले हैं वही बना के दे दिए आपको, ठीक है ना, कैसे काम करना है। अगर सूत्र याद हो तो कितना काम आसान हो जाता है, सही है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इंक्लाइन प्लेन के नीचे से किसी वस्तु को फेंक रहे थे और वो ऊपर की ओर जाता था, और आप परास निकाल रहे थे, उड्डयन काल निकाल रहे थे, और ये सारी बातें इसमें कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अब इस प्रक्षेप्य को नीचे से नहीं ऊपर से फेंकेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे इसी ढलान में, इसी इंक्लाइन प्लेन की बात होगी। बट अब क्या होगा, ऊपर से फेंक रहे होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार हमारे समीकरण में बदलाव आएगा, ये सब चीज़ें हमें देखना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल लेता हूँ मैं आपको, जिसमें कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को रहा है, तो मैं वो सवाल लेकर एक कन्फ्यूजन को दूर कराता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना, इंक्लाइन प्लेन, और आप यहाँ से इसको ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है ना, और फेंक इस प्रकार रहे हैं कि उसका वेग दिया गया है ना, वेग दिया गया, वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
अब मैंने इस बार क्या दिया, यहाँ का कोण बता दिया, अल्फा का मान कितना है, तो 45 डिग्री है, ठीक है ना, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये कोण बताना है, थीटा का मान बताना है कि वो क्या होगा, ताकि जब ये प्रक्षेप यहाँ पहुंचे तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली हिट करे, है ना, मतलब ये इसके समांतर हो जाए। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज बिल्कुल क्षैतिज दिशा में जाकर इसको यहाँ पर मारे। अभी तक मैंने बताया था लंबवत, इसके लंबवत बताया था, अब मैं इसके क्षैतिज बता रहा हूँ, ये दोनों समांतर है, ठीक है। तो कंडीशन बताना है कि यहाँ पर जाकर वो हिट करेगा पैरेलल टू दिस बेस, ठीक है ना, दोनों के पैरेलल जाके हिट करे। तो उसकी क्या शर्त होगी, थीटा का मान बताना आपको क्या होगा, ठीक है। अब देखो, आपको लगता है कि ये इंक्लाइन प्लेन का सवाल है, तो अक्ष को आप इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर ले लेते हैं और फिर करना शुरू करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम वही करें, हमेशा वो काम करो जिससे काम आसान दिखे। तो मुझे यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो क्यों ना मैं अक्ष को अपने पुराने वाले सवाल के जैसा बना देता हूँ। ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया x, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यदि ये लिखा जाए कि इसके ये समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये h max पर है, इसका यही मतलब हुआ कि ये अधिकतम ऊंचाई पर है, और जब ये अधिकतम ऊंचाई पर होता है उस समय ये परास का आधा होता है, याद आ रहा है ना। जब ये इसके पैरेलल होगा तो उस समय वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पे होगा तो वो परास के आधे दूरी पर होगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला त्रिभुज जिसमें ये h है, ये r/2 है, और ये कोण क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, h/r/2। तो ये तो 45 दिया गया है, ये कितना है 45, तो tan 45 1 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, r, ये दोनों हो गए बराबर, तो r/2 बराबर h। तो r/h को क्या लिख सकते हो आप, 2 लिख सकते हो क्या, समझ में आया। ये दोनों हो गए बराबर, है ना, क्या लिखोगे r/2 बराबर h, तो r/h बराबर क्या हो गया 2, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ मुझे, इससे ये फायदा हुआ कि मुझे एक और इक्वेशन याद है। मैंने आपको r और h के टर्म में क्या बताया था, याद आ रहा है कुछ, मैंने बताया था कि r/h क्या होता है, वो होता है 4/tan थीटा, लेकिन थीटा का मान क्या होता है, ये होता है कंप्लीट कोण। तो मैंने ये कंप्लीट कोण को मान लिया बीटा, मान लीजिए ये बीटा है, ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने tan बीटा। तो r/h का मान क्या है बच्चों 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो tan बीटा का मान क्या हो गया, tan बीटा का मान हो गया 4/2, क्योंकि इसका मान क्या है, इसका मान 2 है, ठीक है। तो tan बीटा आ गया 2, तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2, किसका मान है बीटा। पर सवाल में क्या दिया गया है, आपको थीटा बताना है, तो अल्फा तो पता है ना, तो क्या लिखोगे बीटा बराबर क्या लिखोगे, बीटा बराबर लिखोगे अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा बीटा के बराबर है। आपको ये दोनों पता चल गया, तो आपको ये निकालना है। तो थीटा का मान क्या हुआ, थीटा का मान हो गया बीटा माइनस अल्फा, मतलब tan इनवर्स 2 माइनस 45 नहीं लिखोगे, π/4 लिखोगे, क्योंकि ये रेडियन में होता है, ये सब रेडियन में, तो इसको भी रेडियन में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया कोण, देख रहे हो कहाँ से कहाँ सवाल पहुंच जा रहा है। तो हर एक छोटे छोटे जो सूत्र हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं,
यदि आपको याद होता है तो। ठीक है, तो इस सवाल को लिख लीजिए। उसके बाद अगला हिस्से में क्या करेंगे, ऊपर से फेंकेंगे नीचे की ओर किसी ढलान वाले में, है ना। चलिए, तो अब देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन के नीचे की ओर अगर फेंकते हैं तो किस प्रकार सारी चीजें निकलती है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे कि जो इंक्लाइन प्लेन है इस प्रकार इसको नीचे से फेंक रहे थे और यहाँ पहुंच रहा था, है ना। अब क्या करने वाले हैं, अब ऊपर से फेंकेंगे इस प्रकार, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे फेंकने वाले यू वेग से। और अब पता करना है कि ऐसे फेंकने के बाद ये किस प्रकार नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये है अगला केस। ठीक, तो इसको आप केस 2 बना लो। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, डाउन द प्लेन जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना। तो नीचे की ओर इसको फेंका गया है, तो डाउन द प्लेन, डाउन द इंक्लाइन इंक्लाइन प्लेन मतलब ये इसको इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं, उठा हुआ जो तल है। ठीक है, अब सुनिए क्या क्या बातें दे रखी हैं, अभी भी वही सब कुछ है। ये जो कोण है ये अल्फा है, ठीक है, और ये जो कोण है ये थीटा है, ये यू है। ठीक है, अब अक्ष किस प्रकार निर्धारित करें, तो अक्ष हमेशा इस प्रकार निर्धारित करो कि वेग के जो अक्ष हैं उसमें इस दिशा में आप इस दिशा में प्लस एक्स मान लीजिए। ठीक है, और इस दिशा में प्लस वाई मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद वेग के दो घटक ले लीजिए। वेग का एक घटक इधर आ जाएगा u cos थीटा, और इसका दूसरा घटक ऊपर आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, और ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है ना, फिर से वही सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या अंतर आ गया वो देखते हैं कि जो g के दो घटक आपने लिए थे, g के दो घटक लिए थे, उसमें इस दिशा में क्या आया था, ये अल्फा आया था, तो इधर आया था g cos अल्फा। ठीक है, और इधर क्या आया था, इधर आया था g sin अल्फा। लेकिन अब देखिए इधर ध्यान से, तो ux जो है वो x अक्ष की ओर u का मान क्या है, u cos थीटा। ठीक है ना, और y u sin थीटा, है ना। ये ऊपर और ये नीचे दोनों ही धनात्मक है, लेकिन इस बार जो त्वरण वो x अक्ष की ओर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक दिशा में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसको आप प्लस लिखेंगे g sin अल्फा। ठीक है, और ay ये लेकिन नेगेटिव है, देखो आपने इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, तो माइनस g cos अल्फा। ठीक है, ये होगा। अब उड्डयन काल निकाल लेते हैं, उसके बाद परास निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो उड्डयन काल के लिए क्या करते हैं, उड्डयन काल के लिए y 0 होना चाहिए। तो चलो, नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। अब इसमें क्या अंतर आया और पहले वाले में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं मुझे। ठीक है, उड्डयन काल के लिए क्या करते हैं, जब समय का मान उड्डयन काल है उस समय y अक्ष की ओर विस्थापन 0 है। ठीक है, तो Sy बराबर uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। ठीक है, अब Sy का मान क्या है यहाँ पर 0, ui का मान क्या है यहाँ से लिखिए u sin थीटा t, और ay का मान क्या है माइनस g cos अल्फा t स्क्वायर। तो ये इधर चला गया इक्वल टू के, तो t और t एक कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा, इधर की ओर लिख लो, चलो g cos अल्फा t स्क्वायर, है ना, बराबर
u साइन थीटा t। तो एक t तो आप कॉमन लेकर इसको भी इधर ले आइए। वैसे सही तरीका अगर बताऊं तो ऐसा होता है, इक्वल टू 0, इसमें से t एक कॉमन ले लेते हैं, हाफ g cos अल्फा t माइनस u साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से t उधर जाके 0 हो गया, एक t 0 हो गया। तो हाँ भाई सही बात है, t बराबर 0 पे वो यहाँ होता है। और दूसरा t क्या होता है, दूसरा t क्या है, यहाँ से ये वाला 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो इसको उधर भेज दो तो ये क्या बन गया, 2 से ऊपर चला गया तो 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा। ये इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये इसमें कोई अंतर नहीं आया, देख रहे हो, नीचे से फेंकते थे तब भी वो वही आता था 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, ऊपर से फेंक रहे हो तब भी वही टाइम लग रहा है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब उड्डयन काल की तरफ बढ़ते हैं। उड्डयन काल, वो अच्छा उड्डयन काल हो गया, सॉरी। अब परास की तरफ बढ़ते हैं, रेंज। रेंज में देखते हैं क्या होता है ना। हाँ ठीक है, तो 36 परास है। देखिए परास निकालने के लिए हमने क्या विधि लगाया था कि जब समय उड्डयन काल हुआ है उस समय x अक्ष की ओर जो विस्थापन होगी वही परास होगी, ठीक है। तो देखो क्योंकि यहाँ पे एक त्वरण है तो आपको इसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब पहले वाले और इसमें अंतर बस इतना आ गया कि x अक्ष की ओर भी धनात्मक g साइन अल्फा है, ऋणात्मक था तो माइनस g साइन अल्फा होता था, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे r और यहाँ क्या लिखोगे u cos थीटा और t का मान यहाँ से रखेंगे आप 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बराबर बटा जी कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस हो गया, ये प्लस, ठीक है ना, हाफ जी साइन अल्फा, ठीक है। जी साइन अल्फा हो गया ax टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर। तो क्यों ना मैं एक ही बार में कर देता हूँ ताकि थोड़ा समय बच जाए, इसको आपको वर्क करना है। तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इस प्रकार का काम हमने पहले भी किया है। इसमें अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2u स्क्वायर जी स्क्वायर, याद आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया, एक ये भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 2 बन जाता है। तो आप 2u स्क्वायर साइन थीटा बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आता है, u बाहर आ गया तो एक कॉस थीटा है और एक कॉस अल्फा आ जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे भाग दिया था, याद है, इसको स्क्वायर किया था तो ऊपर मल्टीप्लाई किया मैंने। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा देखो, और साइन कॉमन लिया और ये ले लिए थे, है ना। तो साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। याद आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो माइनस था वो उसकी जगह यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। तो बताओ अब क्या करें, अब क्या करें, यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो होता था कॉस a प्लस बी, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का निशान है तो आपको a माइनस बी लिखना पड़ेगा, है ना, a माइनस बी लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, a माइनस बी लिखने के लिए इसको मैं लिख देता हूं। पहले वाला जो टर्म है ना, ये जो थीटा है अल्फा से माइनस होगा, ठीक है, थीटा जो है वो अल्फा से माइनस होगा। तो चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, तो यू स्क्वायर साइन थीटा बटा जी कॉस। बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है,
तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, ये लगाएंगे। ये हो गया आपका परास। अब जितना ये कम होगा उतना ही कॉस का मान ज़्यादा होगा, बोलो, क्योंकि कॉस का मान कम कोण के लिए ज़्यादा मान होता है, सही है। तो अल्फा माइनस थीटा का मान अल्फा प्लस थीटा से तो कम ही होगा। इसका मतलब अगर सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है, सब कुछ बराबर हो गया, u अल्फा थीटा सब कुछ बराबर है, तो आप अगर नीचे से फेंकें और उतने ही वेग और उतने ही कोण से ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसका परास ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ये माइनस हो रहा है ना। तो अगर माइनस हो रहा है तो इसका जो कोण का मान है वो छोटा है, कोण छोटा है तो कॉस छोटे कोण के लिए बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इसको नोट करके आप लिख सकते हैं कि अगर सब कुछ बराबर रहा तो रेंज डाउन द प्लेन, नीचे की ओर ज़्यादा होता है ऊपर की ओर फेंकने के सापेक्ष, ठीक है ना। अगर आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जो परास मिलेगा उसका परास कम होगा, अगर आप नीचे की ओर फेंकेंगे उसके सापेक्ष, ठीक है ना। अगर कोण और वेग और ये अल्फा तीनों ही बराबर है, ठीक है ना, तो ये होता है परास, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलो, तो ये जो परास हमने निकाला ना, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है कि सर थीटा माइनस अल्फा करेंगे, अल्फा माइनस थीटा करें। कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी से माइनस कर लो, ठीक है। अब सुनो, वहाँ पर हमने क्या किया था, इसकी अधिकतम मान निकालने के लिए क्या किया था, उसको डिफ्रेंशिएट किए थे, है ना। तो यहाँ भी आप कर सकते हो, फॉर आर मैक्स क्या करना चाहिए मुझे, डी आर डी थीटा इक्वल्स टू 0 कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद सब कुछ वैसे ही होगा, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, थीटा का मान π/2, उसमें माइनस आया था, इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा का आधा, ठीक है ना। ये हो ठीक है ना। तो इस कोण में अगर इसको फेंका जाए तो परास जो है वो अधिकतम मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में देखते हैं कि कुछ अगर कोई शब्द इस प्रकार लिखा गया है तो हमारे लिए किस बात की जानकारी छुपी हुई है, दूसरे तरीके से दी गई है ना। तो मैं आपको बताता हूँ वो स्पेशल केस, ठीक है। चलिए स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में सबसे पहले क्या है कि यदि इस प्रक्षेप को आप क्षैतिज दिशा की ओर भेजें, फेंकें, है ना, क्षैतिज के समांतर फेंकें, हॉरिजॉन्टली फेंकें, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा की ओर, है ना, क्षैतिज के समांतर, क्षैतिज 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 हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा, ठीक है ना। इस प्रकार आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्षैतिज मतलब इसके समांतर हो गया ना, ये इसके समांतर हो गया। तो ये अल्फा है
तो थीटा का मान क्या बन जाएगा, वो भी अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, थीटा बराबर अल्फा, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे, ये हो गया परास आर का मान, ठीक है। सबसे पहले ओडियन काल निकालते हैं। तो नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ओडियन काल। ओडियन काल का मान क्या होगा बताओ, तो t बराबर क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा, यही होता था। अब थीटा बराबर अल्फा हो गया, तो जब थीटा बराबर अल्फा होता है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या लिखोगे, 2u tan थीटा बटा g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, है ना। थीटा बराबर अल्फा है, ये अल्फा बराबर थीटा है, कोई भी एक काम कर सकते हो, किसी को भी किसी का टर्म में लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप परास निकाल के बताइए, परास क्या होगा, ठीक है। आगे परास रेंज, नंबर 2। तो पहली बात तो यहाँ पे थीटा बराबर अल्फा हो चुका है, और परास का सूत्र क्या था, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा बराबर g कॉस स्क्वायर अल्फा, यही था। यदि याद कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा बार बार। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर होने का मतलब इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें थीटा आ गया अब, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए ना, तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो 2 हो गए, तो एक साइन कॉस के साथ भाग हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर एक इसके साथ भाग हो गया, तो क्या बन गया, tan थीटा, और एक थीटा पहले से नीचे रह गया तो ऊपर ला सकते हो, तो ये क्या बन गया, सेक थीटा बटा जी, ये आ जाएगा रेंज, ठीक है ना। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत टाइम ही लगेगा, इसको याद कर लियो तो फिर ये अपने आप ही आ जाएगा। बस याद क्या रखना आपको, कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, ऐसे अगर आप क्षैतिज आप करेंगे तो ये दोनों समांतर हो गए ना, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया केस 1। केस 2 देखते हैं। केस 2 में स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है, अब परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, लंबवत किसके लंबवत, तो ये जो तल है इसके लंबवत आप फेंक रहे हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, लंबवत प्रक्षेपण, ठीक है ना, लंबवत प्रक्षेपण, ये लिखा हो। तो चलिए देखिए, इस प्रकार आपने जो लिया है वो ऐसे फेंक, है ना, इस प्रकार फेंक, ऐसा, ये u है। तो बताइए ये कोण क्या दे रखा है, थीटा 90 दे रखा है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका स्पेशल केस, ये जो कोण है वो 90 है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, ये चीज आप समझो। यहाँ थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या होगा, ये वाला, यहाँ थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा, ये इस प्रकार ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो जब थीटा का मान 90 हो गया है तो सबसे पहले ओडियन काल इसका निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 हो गया, ठीक है ना। तो साइन 90 1 हो गया, तो 2u साइन 90 डिग्री बटा g कॉस अल्फा, ये हो गया आपका ओडियन का। तो साइन 90 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2u बटा g
कॉस को ऊपर ले आइए तो सेक अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, सही है। अच्छा दूसरी बात, परास कैसे लिखेंगे, रेंज। देखिए ये आपका सूत्र है, तो थीटा बराबर क्या हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90, तो अल्फा माइनस 90 या 90 माइनस अल्फा एक ही बात है। तो कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। समझ में आया? तो मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 2u स्क्वायर साइन 90 और इसको क्या लिखेंगे कॉस, मैंने कहा था थीटा माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस थीटा रखो लिखो, अंतर नहीं बढ़ेगा। तो इसको मैं वैसा ही लिख लेता हूं, तो लिख लें इसको 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये एक हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे 2u स्क्वायर साइन अल्फा बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉस अल्फा 2 बार लिख लिया, तो साइन बटा कॉस क्या बन गया 10 और 1 बाय कॉस क्या बन गया सेक। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 2u स्क्वायर tan अल्फा सेक अल्फा बटा जी, ये होगा। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाला परास और ये परास बराबर है? देखिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है ना, क्योंकि ये थीटा का मान यहाँ पे अल्फा के बराबर है, तो इसको आप अल्फा के टर्म में भी लिख सकते थे, 2u स्क्वायर tan अल्फा सेक अल्फा बटा जी, ये भी लिख सकते थे, और है ना ये अथवा है, अथवा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, थीटा बराबर अल्फा है, तो अल्फा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों समान हो गया, देख रहे हो? तो मतलब अगर आप किसी प्रक्षेप गति जो होगा इसका, तो प्रोजेक्टाइल को कभी भी अगर आप लंबवत फेंकते हैं या क्षैतिज की दिशा में फेंकते हैं, दोनों में परास जो है वो समान ही निकल के आता है, देख रहे हो? तो ये रेंज और वो रेंज समान आया, इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको प्रक्षेप कीजिए या लंबवत कीजिए, दोनों ही दिशा में परास बराबर आया समझ? तो कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको अगर आप याद रख लें तो सवाल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है? समझ आ गया आपको? चलिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अल्फा माइनस 90 भी लिखोगे तब भी साइन थीटा ही आएगा, ठीक है? वो त्रिकोणमिति का गुण है, उसके नियम से निकला। चलिए इसको लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया ये। तो चलिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रक्षेप गति चीज़ें जो भी हमने पढ़ा था वो इतना ही है, ठीक है? पहले क्या पढ़ा हमने? पहले ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन पढ़ा, मतलब जहाँ से फेंक रहे हैं उसी तल पे जाके वो गिरता है। फिर हमने उठे हुए तल से, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से उसको फेंका, उसमें 3 केस देगा, कोण में ऊपर, कोण नीचे और एक क्षैतिज के समांतर, ऐसे फेंका है ना। तो 3 केस पढ़ने के बाद फिर एक पढ़ा हमने कि इंक्लाइन प्लेन के नीचे से फेंकते हैं और फिर ऊपर से फेंकते हैं, तो कैसे उसकी जो सारी समीकरण है वो बैठती है, ठीक है? आपको तरीका ज़्यादा पता होना चाहिए इसमें। सूत्र अगर याद कर लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी समय बच जाता है। देखिए ये रेंज का फॉर्मूला था, ठीक है? और ये जो स्पेशल केसेस मैंने बताया कि क्षैतिज दिशा की ओर अगर आप फेंकते हैं तो कोण समान होता है, और अगर लंबवत फेंकते हैं तो थीटा का मान 90 हो जाता है, लेकिन दोनों ही केस में रेंज जो है वो बराबर आया, ठीक है? तो केस 1 का रेंज और केस 2 का रेंज समान है। तो इसको लिख सकते हो आप, परास केस 1 का बराबर है परास केस 2 के, ठीक है? तो इसका मतलब आप इसके लंबवत फेंकिए या इसके समांतर फेंकिए, परास समान ही मिलेगा,
ठीक है, तो ये यहाँ तक ही है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक से पढ़ेंगे सापेक्ष गति, है ना, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।